मोस्टली फरारी रेड में ही आती है और पहली फरारी लेनी भी रेड में चाहिए। तो इस साल हमारा बजट है अराउंड 50 से 80 करोड़ रुपए का। ओके। तो इस बजट के अंदर हम कुछ इन सेगमेंट की कार्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। लॉटरी लग गई क्या भाई, एक साथ में इतनी सारी चीजें लेके आ रहे हो, ये क्या है भाई? 22 साल हो गए कमाते हुए, 20,000 रुपये इकट्ठे करे और वो 20,000 रुपये इकट्ठे करने के बाद जो मतलब जहाँ से उन्होंने शायद लिए होंगे ना, तो देने में आगे पीछे हो गया या सिचुएशन ऐसी होगी और वो किसी रिलेटिव नहीं, कुछ ऐसी बातें बोली जो आज तक लगती है दिल पे। तो मेरी ज़िंदगी भर की तब तक की जो कमाई थी मैंने इस प्रोजेक्ट में डाल दी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन आई थी $650 मिलियन। मैं मतलब यूएसडी में बात करता हूँ, अराउंड $22 मिलियन थे। मतलब जो कमाई करी थी ना मैंने पूरी लाइफ की, सब घुस गई। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, मैं ओनली वन एंटरप्रेन्योर को जानता हूं, जो ये है हमारे भाई, बड़े भाई, और मैं मिलवाता हूं आप सबसे मिस्टर सौरभ आहूजा। कैसे भाई जी आप? बहुत बड़े भाई, सबको राम राम पहले तो, क्योंकि ये ना हमारा ट्रेडिशन है। पंजाबियों में हम सत श्री अकाल बोलते हैं, हाँ, हिंदुओं में हम बोलते हैं राम राम। राम राम, नमस्कार, हाँ। और बाकी बंगाली और इन सब में कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। हाँ। मैं सोचा आप वो भी बोलोगे। तो भाई जो अपनी नई जनता है, जो भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे जुड़ेगी, हमसे जुड़ेगी, उनको एक बार ब्रीफली इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। तो भाई मेरा नाम सौरभ आहूजा है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का हूँ और आज के टाइम पे मेरे को एक सीरियल एंटरप्रेन्योर का टैग मिला हुआ है, क्योंकि मैं मल्टीपल वेंचर्स में डील करता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेगुलर इंडियन हूँ। हाँ, और रेगुलर इंडियन हर जगह ब्रांडिंग कर लेते हैं भाई बैठ के। नहीं, मुझे ऐसा लगता है रेगुलर इंडियन है, क्योंकि मेरी जर्नी भी ना कुछ आपकी तरीके से स्टार्ट हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से। और मिडिल क्लास फैमिली वाला ही अब कोशिश कर रहा है कि वो अपनी लेगेसी चेंज कर सके। तो लेगेसी चेंज करने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करी और आज मल्टीपल वेंचर्स हम हेड कर रहे हैं और शर्मा जी की बैठक पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं और आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और आगे चल के क्या होने वाला है ये सवाल जवाब आपको हम करेंगे। हम हाँ, थोड़ा बहुत हमें टाइम दो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई सबसे पहले मैं ना क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, एक नई सुपर कार का क्या सीन है भाई? आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ना एक बार ये चीज रिवील करके जाओ। ये डलेगा कब ये मेरे को पता नहीं, चलो। बट इस पॉडकास्ट में आप ये रिवील करके जाओ कि कौन सी नई गाड़ी आने वाली है। इतनी सारी गाड़ियां देख ली हमने जो आप देख रहे हो, कौन सी सबसे बेस्ट कौन सी लगी पहले ये बताओ। देखो, अब अगर आप मुझसे बोलते हो कि आपको एक ना कार ऐसी जो लेनी है कि जो बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार हो, हाँ। तो पहली दिमाग में आती है, जब सुपर कार की बात होती है तो आती है फरारी। तो अगर फरारी अगर आपकी सुपर कार की लिस्ट में नहीं है तो आप कोई सुपर कार खरीद ही नहीं। तो पहले हम जो टारगेट कर रहे हैं या जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 296 GTB। तो जो लोग सुपर कार के फैंस हैं, जो नहीं भी हैं, वो सर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 296 GTB क्या है फरारी। ये जो रेड वाली आप दिखा रहे हो? हाँ, नहीं, मोस्टली फरारी रेड में ही आती है और पहली फरारी लेनी भी रेड में चाहिए। अच्छा। पहली फरारी लेनी भी रेड में चाहिए। ओके। और मेरा फेवरेट कलर भी रेड एंड ब्लैक है, क्योंकि ब्रांड को भी हमारे रिप्रेजेंट वही करता है। हाँ, तो इसीलिए दिख रहा है यहाँ पे भी। रेड एंड ब्लैक ही हमने बुक कराई है। अच्छा, वो करा दिया, मतलब वो तो आ रही है। वो तो आ रही आपने बताया कहीं ना कहीं, मैंने देख रहा था कि आपने 2 बुक कराई है, तो दूसरी कौन सी है वो? हनी आने वाले टाइम में ना हम जैसे हर साल एक मार्केटिंग का बजट लेके चलता है। तो इस साल हमारा बजट है अराउंड 50 से 80 करोड़ रुपए का। ओके। तो इस बजट के अंदर हम कुछ इन सेगमेंट की कार्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे और इन पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ओके। तो रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट। ओके। एंड देन डेफिनेटली एक वाव फैक्टर ऐड करती है कि जहाँ कहीं ओपनिंग हो रही है हमारे स्टोर्स की और ये सब के लिए, तो आपको पता है कि अट्रैक्ट करने के लिए सिमिलर ऑडियंस, तो वो सुपर कार्स देखना पसंद करती है और ये सारी चीज़ें देखना पसंद करती है। मतलब ये मेन रीजन है आपका खरीदने का, या फिर आपके खुद ही मन में है? देखो, पर्सनली पैशन तो है ही। हाँ। तो पहले तो मैं पैशनेटली ले रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने डिसाइड किया था मैं 40 से पहले अपने पोर्टफोलियो के अंदर
कम से कम नहीं तो 8 सुपर कार्स को शामिल करूं। अब लेट्स सी कितनी होती है, बट टारगेट यही है 40 से पहले पहले 8 सुपर कार्स। और देखो कहीं ना ये जो कार्स आएंगी भी ना, तो ये हमारे ग्रुप को एलिवेट करेगी, जिसके अंदर आप भी आते हो। और यस, हाँ, पिछली बार हमने मनाली की ट्रिप साथ में करी थी, हाँ और उसमें मज़ा आ गया था भाई, मज़ेदार थी भाई वो ट्रिप। तो इमेजिन ये करो कि हमारे पूरा सुपर कार जा रही है। सुपर कार का काफिला चल रहा है, तो उसका एक मज़ा अलग आएगा। बट हाँ, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जितनी भी सुपर कार या कोई भी कार ले रहा हूँ, सब हम फर्स्ट हैंड लेंगे। हाँ, ये मैंने भाई भाई के उसमें बहुत सुना है, और इसके बारे में जानना चाहूँगा भाई। क्या है सेकेंड हैंड से, क्या मतलब आपको? आप जो गाड़ी ले रहे हो ना, एक तो वो किसी ने चलाई हुई है, चाहे वो कम चलाई हो, एंड मोर ओवर वो ना फील नहीं आती कि आप नई कार ले रहे हो। भाई आज आप एक नई कार लोगे तो उसकी फीलिंग एक अलग सी आती है अंदर से। जब आप सेकेंड हैंड कार लेते हो ना, तो अंदर से वो फील नहीं आती। जब आप स्टीयरिंग पकड़ोगे तो वो ऑलरेडी स्टीयरिंग किसी ने फील किया होगा। जब आप उसमें पेट्रोल डलवाओगे या डीजल डलवाओगे, उसमें ऑलरेडी किसी ने पहले डलवाया होगा पेट्रोल या डीजल, देन वो ऑलरेडी पहले किसी ने रजिस्टर कराई होगी। बट वो आपका बजट भी तो, बजट फ्रेंडली भी तो हो जाती है ना, मेरे को ऐसा लगता है। कोई अच्छे बंदे भी जो अच्छे से यूज कर रहे हो। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात कर रहा हूँ फरारीज और इन सब की, तो है ही कितनी। और फिर आपको अगर पर्सनलाइज चाहिए होगी और लेटेस्ट चाहिए होगी, तो वो फिर मिलेगी ही नहीं में, और कोई इतनी जल्दी बेचता नहीं है इन गाड़ियों को। फरारीज जो है ना, कम से कम जो एवरेज लाइफ में बिकती है वो 3 से 5 साल की एज के बाद बिकती है, जबकि ताकि उनकी बुक्स के अंदर वैल्यू जीरो हो जाए। अच्छा, ओके। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इन कार्स की डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से होती है। तो जिसने बुक्स में जीरो कर ली होती है, फिर वो बेच देता है, तो उसके लिए इट्स अ प्रॉफिटेबल थिंग। और यही अगर आप सेकेंड हैंड लोगे तो डेप्रिसिएशन कम मिलेगी। तो सेकेंड हैंड और नई में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं है। अब जैसे अपने विकास भाई ने नई गाड़ी ली है, हाँ, पर वो ली सेकेंड हैंड है, और वो चली बहुत कम है। नहीं वो तो और अच्छी डील मिली एग्जैक्टली वो, बट डिसकंटिन्यू होगी ना। मतलब इंडिया में प्रोडक्शन बाउंड बंद है, मतलब दैट इज नॉट प्रोडक्शन बाउंड, तो इंडिया के लिए तो बना ही नहीं रहे वो। तो उनके लिए वो चैलेंजिंग था, या तो वो इंपोर्ट करते या वो सेकेंड हैंड लेते, उनके पास चॉइस नहीं थी। हालांकि हमने कोशिश बहुत करी थी कि फर्स्ट हैंड मिल जाए, और वो मिली नहीं। फिर थोड़ा सा विकास भाई का ये होता है कि इम्पल्सिव है वो, लेनी है, अभी लेनी है। अभी लेनी है, अभी रात को 2 बजे भी मिल रही है, लेनी है अभी। तो उन्होंने कार अच्छी ढूंढी, नो डाउट, और उनको मिंट कंडीशन जैसे कहते हैं ना, ब्रांड न्यू कंडीशन में बैठ के बैठ देखे यार भाई, ब्रांड न्यू कंडीशन लग रही है। ब्रांड न्यू कंडीशन थी, वो हार्डली चली। यही इसी पॉइंट पे मैं पूछ रहा था कि वो ऐसी डील क्रैक कर सकते हो आप भी? हाँ भाई, नई और जो पुरानी की कॉस्ट भरी है उन्होंने, सेम ही है। ओके, हाँ, कॉस्ट पे नहीं गए यार हम, मैंने पूछा नहीं। तो फिर नई और पुरानी की कॉस्ट तो सेम ही है। ओके, ये भी तो देखो कि अगर मैं आज नहीं लेता उस गाड़ी को, या विकास भाई भी नहीं लेते, तो जितने पैसे उन्होंने सेकंड हैंड के लिए भरे, उतने में नहीं आती वो। मुझे लगा था अच्छी डील मिली है। मतलब डील वैसे अच्छी क्यों, वो अवेलेबल ही नहीं है ना। अब मार्केट में अगर आप मस्टैंग खरीदने जाओगे, आपको मिलेगी थोड़ा, सेकंड हैंड मिलेगी भाई, सेकंड हैंड ही मिलेगी, और वो मिलेगी भी महंगी, नई फर्स्ट हैंड के रेट में मिलेगी। हाँ, तो वो वाली कार तो वॉनाबी कार है, मतलब चाहिए सबको, बट मिलेगी लिमिटेड लोगों को। मतलब गाड़ी का आपका शौक भी था, और साथ ही साथ आपने सोचा कि क्यों ना इसको अपने। यार देखो, अगेन हर किसी का ना इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है। कई लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं ना भाई आपके पास कि भाई क्या लॉटरी लग गई क्या भाई, एक साथ में इतनी सारी चीजें लेके आ रहे हो, ये क्या है भाई? 22 साल हो गए कमाते हुए। एग्जैक्टली वो लोगों को नहीं पता ना, आप अभी यूट्यूब पे आए हो, वो चीजें लोगों को नहीं पता। बट लोग अपने माइंड में परसेप्शन बना लेते कि यार ये तो इनकी तो लॉटरी लग गई, अभी तो ऐसे चल रहे थे, 1 सेकंड में अभी ये लिया है, वो टेम्परेरी नंबर गाड़ी उतरे नहीं है, उससे पहले दूसरी जी वैगन आ गई। आप ये सोचो नहीं भाई, मेरे अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारी गाड़ियां अपने गैराज में लेके लॉक करके रखी हुई है, पता भी नहीं है। एग्जैक्टली खरीदते तो हैं, पर वो पता नहीं है। नंबर तो उठाओ भाई। देखो, हमारा पर्पस आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना
ये नहीं है हमारा पर्पस है आपको मोटिवेट करना। देखो एक मतलब आप इस एंगल से सोचो कि अगर मैं ले रहा हूँ, कितने सारे लोग रिसर्च कर रहे होंगे और इसको अपनी एक विश लिस्ट में या बकेट लिस्ट में डाल रहे होंगे। ये पॉजिटिव साइड है इसकी। मतलब बहुत सारे लोग, अब जैसे कईयों को पता ही नहीं है फरारी या फरारी के मॉडल्स का, हाँ, तो उनके लिए ये नॉलेज है। अब बाकी आप उस नॉलेज को कैसे ट्रीट करते हो कि भाई इसने अभी ये गाड़ी ली, अब इसने ये गाड़ी ले रहा। जी वैगन को भी बुक कराया 1 साल लगा था। हाँ तो भाई मैंने जब वो सुना था ना, आपने बताया कि आपने 6 महीने की किस्तें दे दी पहले लेने से पहले। तो अब ये सोचो ना कि वो लोगों को लग रहा है मैं आज ले रहा हूँ, जबकि वो 1 साल पहले बुक कराई हुई थी। तो मोस्टली जितनी भी गाड़ियां मैंने ली हैं उन सब में 6 से 8 महीने की वेटिंग थी। तो हर साल ही ले रहा हूँ मैं गाड़ी, ऐसा नहीं कि बैक टू बैक ले रहा हूँ, हर साल ले रहा हूँ मैं। अब एक लेवल के बाद आपको लगता है कि यार मैंने पुरानी गाड़ी में ये लिया था, अब मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ लूँ जो हमेशा के लिए यूनिक रहे और एक लाइफ का भी माइलस्टोन बन जाए। तो वो मेरी लाइफ का माइलस्टोन है। भाई अगर इसी उसमें हम फैमिली बैकग्राउंड पे आए तो फैमिली बैकग्राउंड से जैसे बहुतों को नहीं पता होगा, तो मैं सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दादाजी डॉक्टर थे, फादर एमटीएनएल में एज एन एजीएम वॉलंटरी रिटायर हुए थे। बिजनेस बैकग्राउंड कहीं से नहीं है, बट बिजनेस माइंडसेट बनाया हुआ। कैसे बना भाई ये माइंडसेट, मेरे को इसके बारे में बताओ। माइंडसेट बना कैसे, देखो पूरे फैमिली में ना सब सर्विस क्लास के थे और लाइफ में ना ऐसे टाइम देखा है कि सर्विस क्लास के अंदर आपके पास लिमिटेड पैसा आता है। तो जब वो लिमिटेड पैसा खर्च हो जाता है और आपकी ज़रूरत सामने आती है ना, तब समझ में आता है यार मैं अपनी लाइफ में बिजनेस क्यों नहीं कर रहा। यू नो बिजनेस गिव यू मोर एक्सेस टू मनी। और तो मैं अपनी ना एक सिस्टर का इंसिडेंट शेयर करूँगा। मेरा छोटा भाई भी बैठा हुआ है यहाँ पे। और मतलब मेरी सिस्टर ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया था। ओके, ठीक है। सो इट वाज अ सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो अब फादर गवर्नमेंट सर्विस में तो थे, लेकिन उन हॉस्पिटल में इमीडिएटली पैसा आपको देना पड़ता है। फिर बाद में रीइंबर्समेंट आती है एज पर CGHS रूल। तो उनका एक कार्ड बना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस का, तो उसके अंदर वो पैसा वापस आता है, बट वो पूरा नहीं आता। जैसे उन्होंने डिफाइन किया होता है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट देख रहा है तो उसको 800 रुपये तो 800 मिलेंगे, भले वो हॉस्पिटल 1500 चार्ज करे। तो एक टाइम आ गया था कि जो भी हमारे पास था वो सब लग गया। 20,000 रुपये की जरूरत थी, वो 20,000 रुपीज़ अरेंज नहीं हो पा रहे थे। सब रिलेटिव्स के पास गए, किसी ने मदद नहीं करी। अच्छा। अब ये सिस्टर का सिचुएशन थी, तो कहीं ना कहीं से फादर साहब ने एक जुगाड़ किया, वो 20,000 रुपये इकट्ठे करे। और वो 20,000 रुपये इकट्ठे करने के बाद जो मतलब जहाँ से उन्होंने शायद लिए होंगे ना, तो देने में आगे पीछे हो गया या सिचुएशन ऐसी होगी, और वो किसी रिलेटिव नहीं, कुछ ऐसी बातें बोली जो आज तक लगती है दिल पे। तो ये वाला जो फेज था ना लाइफ का। अब मिलते हैं वो रिलेटिव? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। मतलब अब कैसा है उनका बिहेवियर? इवेंचुअली चेंज है उनका। मतलब यार अब उनके लिए तो अब हम प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाते हैं, पहले कोई लिस्ट में ही नहीं थे हम। और मतलब ऐसा नहीं, बहुत क्लोज रिलेटिव की बात कर रहा हूँ जिसमें ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व है। हाँ, तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा बिकॉज अगेन दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। ज़रूरी नहीं है आपकी फैमिली में हर कोई होशियार बने, कुछ लोग नालायक भी होते हैं, तो आपको उनको भी साथ में लेके चलना है। और जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है ना, उसका हाथ तो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भाई मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मेरे साथ कोई चल रहा है ना, तो अगर वो कमज़ोर है तो सबसे ज़्यादा हाथ टाइट मैं उसी का पकड़ के चलूँगा। ये तो भाई मैंने देखा है। चाहे कोई शैतान बच्चा क्यों ना हो, हम किसी के साथ नहीं छोड़ते। मतलब ये रिकॉर्ड है, पुराना उठा के देख लेना। मेरे यहाँ से जो ऑफिस से जॉब भी छोड़ के गया ना, मैं आज भी उसके साथ जुड़ा हूँ। कभी ना कभी उनका मैसेज आया था कुछ ना कुछ ज़रूरत के लिए, तो मैं सिल साथ में खड़ा होता हूँ। तो ये ना आपका मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा किसी के लिए भी। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी अपने आप को ना किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। और ये ना मोटिवेट करता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप चाहे उस टाइम 100 रुपये कमा रहे थे, आज
आप 100 करोड़ रुपए भी कमा रहे हो, अगर आप सब लोगों के साथ न्यूट्रली बिहेव करते हो ना, आप और आगे जाओगे। बिकॉज एवरीवन नोज के आपका लालच नहीं है किसी के साथ जुड़ने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ना इंटेंशंस, आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें ना आपकी, मतलब मुझे ऐसा लगता है न्यूट्रल होनी चाहिए। भाई आप इसके बारे में बताओ, मतलब जितनी आपकी बातें सुन के लग रहा है ना, उसमें मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए, बट पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? देखो एक वर्ड है नीड। तो ज़रूरत एक ऐसा वर्ड है जो ज़िंदगी में से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, एक होता है वांट, कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। तो वांट के लिए आप और पैसा कमाते हो, नीड के लिए आप सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करते हो। इन दोनों चीज़ों के लिए आप बिना पैसों के सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो पैसा तो इक्वली उतना इम्पॉर्टेंट है, बट डिज़ायर सबके अलग अलग हो जाते हैं। कोई बंदा स्टील की थाली में खाना पसंद करेगा, खुश है, और कोई बंदा शायद सोने की थाली में भी खा के खुश ना हो। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट हाँ, बिना पैसे के सर्वाइवल ही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ना मेरे लिए या किसी के लिए भी नल एंड वॉइड है। ये क्वेश्चन बहुत गलत है कि पैसा कितना जरूरी है। आज और आप इन और मैं रिलेशनशिप में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? या रिलेशनशिप में पैसा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो नहीं है, बट कई लोगों के लिए होता है। और अगर आपका पैसों को लेके बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, तो आप रिलेशनशिप चला ही नहीं सकते। तो ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, और कुछ रीसेंट इंसिडेंट भी, उनमें भी एक्सपीरियंस बताओ भाई, कोई रिसेंट इंसिडेंट बताओ। वो एक्सपीरियंस जो है ना, मैं अलग से शेयर करूंगा आपके साथ। तो वो पैसों को देख के ना मैंने देखा है कि बिहेवियर चेंज। भाई बिहेवियर मैं जानना चाहता हूँ ये, और मेरे को लगता है ऑडियंस भी जानना चाहती है कि, और मेरे को लगता भी है कि यार बिहेवियर पैसे को देख के मोस्टली चेंज होता है। यार वो सेल्फिश लोग होते हैं ना। फिर जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आज अगर आप बोल रहे हो मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, हमारी 95% कमाई का जो नहीं फैमिली नहीं, छोड़ दो, 5% ही है। ये 95% पैसा ऑफिस की सैलरीज में जा रहा है, और जिससे मुझे लगता है इनडायरेक्टली आज शायद 1200-1500 घर चल रहे होंगे। अगर मैं आज बंद कर देता हूँ, सब कुछ बंद करके बैठ जाता हूँ, तो इतनी वेल्थ तो है कि मैं आने वाली अगली 7 पुश्तों को खिला सकूँ और अच्छे से पाल सकूँ। और मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को सोचने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये वाली सिचुएशन भी है। लेकिन क्या है, अगेन डिपेंड करता है कि आप पैसा किसके लिए कमा रहे हो। फिर अगेन मैं तो आज 500 रुपये वाली टी शर्ट में भी खुश हूँ, जबकि अफोर्ड तो हम 5 लाख वाली भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट, और आप क्या मोटिव करना है। अब कई बार ये हनी भाई, मैं लिटरली पीछे ना एक अपने लिए चैलेंज लिया था कि मैं डेली के ना 1000 रुपये खर्चूंगा। वो चैलेंज ना 5 दिन भी नहीं चल पाया, तो टाइम ही नहीं मिला। अपने ऊपर खर्चूंगा 1000 रुपये, अच्छा, नहीं हो पाया। मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मैंने खाना भी ऑर्डर किया है, तो वो भी 1000 रुपये का नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम ही एक बार ही खाने का मिला। तो ये अगेन, पैसे को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो रिलेशनशिप्स लंबे नहीं चलेंगे। हाँ, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हो तो सारा पैसा आप नहीं कमा सकते। सारा पैसा फिर आप नहीं कमा सकते। फिर अगेन मोटिव, डिज़ायर, सब कुछ यहीं रह जाएगा। पैसा भी जो है ना, एंड में साथ में नहीं लेके जा पाओ। तो जितना मर्जी कमा लो, अगर लास्ट में एक स्टेज पे आओगे आप कि आपको लगेगा यार मैं अब क्या करूँगा पैसों का। और ऐसे मैं ना आपको हज़ारों लोगों से मिलवा सकता हूँ जो मेरे सर्कल में ही है। आज वो एवेन्यूज़ ढूंढते हैं किसी की मदद करने के लिए, कि मेरे पास पैसा है, मैं किसी की मदद कर देता हूँ, और उनको एवेन्यूज़ नहीं मिलते। अच्छा, क्योंकि लोग उस टाइम उन्होंने बिहेव ही ऐसा किया। तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन मैटर करेगी। हाँ, बेसिक नीड्स के लिए जो आपको पैसा चाहिए, उसका 2 टाइम कमा रहे हो तो सुखी रहोगे, क्योंकि एक आपको बैकअप के लिए चाहिए। और फिर अगेन हर किसी की ब्रोक होने की सिचुएशन अलग है। उस टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कई लोग 500 करोड़ रुपए पे भी ब्रेक, मतलब
ब्रोक फील करेंगे। वो हम मनाली में बात हाँ, करेंगे। मनाली वाली बात जो मैंने आपको बताई। वो हम मनाली में बात करेंगे, इसका कुछ पार्ट हम मनाली में शूट करके आए थे तो भाई उसमें भी बात करेंगे। फिलहाल मेरे को भाई ये बताओ, अगर किसी अपने बंदे को जो भाई देख रहा है उसको अपना बिजनेस सेटअप करना है तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उसे, तो उसके बारे में कुछ बताओ। कोई भी एक बिजनेस। प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब बिजनेस और स्टार्टअप में फ़र्क होता है। बिजनेस ट्रेडिशनल होता है और स्टार्टअप मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए बनते हैं। तो एग्जांपल देना चाहूँगा, हल्दीराम आज एक बिजनेस एंटिटी है और स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो लेंसकार्ट एक स्टार्टअप है। ओके। ठीक है, तो हल्दीराम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता है, स्टार्टअप हमेशा ग्रो करता है। स्टार्टअप में हमेशा ग्रोथ आती है, बिजनेस हमेशा एक्सपैंड होता है। मतलब एक्सपेंशन के मल्टीपल आउटलेट खोल लेगा वो, तो उनकी कोई बुक्स में वैल्यू वो नहीं नज़र आती, वैल्यूएशन नहीं आती। वैल्यूएशन हमेशा एक स्टार्टअप की कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। इफ़ यू फेल टू प्लान यू विल प्लान टू फेल, इट्स वेरी सिंपल। और इवेंचुअली बातें क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए, पहले तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसकी कितनी बड़ी मार्केट है। भाई आज अगर आप फॉर एग्जांपल पेड़ बेचने चाहते हो तो ये पेड़ की बिकने की कितनी बड़ी मार्केट है, कितने लोग इसको खरीद सकते हैं, तो पहले वो मार्केट रिसर्च आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास ये पता होना चाहिए कि किस प्राइस पॉइंट पे ये बिकता है, कहाँ से आता है सोर्सिंग। फिर सोर्सिंग के बाद इवेंचुअली आप इसको मार्केट कैसे करोगे। फिर आपके पास इनिशियल कैपिटल क्या है लगाने के लिए, और वो कैपिटल का रनवे कितना बड़ा है कि मतलब मैं आज कुछ पैसा लगाना चाह रहा हूँ तो मैं कितने महीने इस बिज़नेस को चलाने के लिए सरवाइव कर पाऊँगा। तो वो आपके पास रनवे के लिए कितना कैपिटल है वो इम्पॉर्टेंट है। देन आज के टाइम पे ना मार्केटिंग एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो कोई भी बिजनेस को बड़ा करना है ना तो उसकी मार्केटिंग के लिए इनिशियल में स्टॉक में कम पैसा लगेगा, मार्केटिंग में 5x लगता है। तो ताकि वो उसको मैच कर सके। और कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस होते हैं जो एकदम से ब्लास्ट होंगे, कुछ बिजनेस होंगे जिनको धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि और जो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, जो इजीली जल्दी चल जाते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आपके प्लान क्या है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई रेस्टोरेंट खोला, आज बहुत बढ़िया चल गया वो, पर आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे नीचे भी जा रहा है। और ऐसा भी है कि किसी ने अच्छा रेस्टोरेंट खोला, उसने पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं की। वो ना ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, जब भी आप कुछ नया कर रहे हो तो नए का ना एक पीक होता है, फिर उसका एक डाउनफॉल आता है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि उसका इंटीरियर चेंज कर देते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है फूड में। जब टाटा जैसी कंपनी स्टारबक्स को लाके यहाँ पे इंडियन फ्यूजन करने की अब एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है, तो इमेजिन उन्होंने पूरी मार्केट को रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस किया होगा। तो उनको लगा ना कि मेरा अमेरिकन मेन्यू यहाँ नहीं चल रहा, तो धीरे धीरे उनको इंडियन मेन्यू के हिसाब से शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने बाकी जो मार्केट में उनके बाद प्लेयर्स आए उनको स्टडी किया कि इनकी ग्रोथ मुझसे ज़्यादा कैसे। अच्छा। तो अब सोचो स्टारबक्स भी अगर किसी और का मॉडल स्टडी कर रहा है तो इवेंचुअली आपको इंडियन मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुअली चेंज होना पड़ेगा उसके इंडियन लिए। कस्टमर को मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस पॉइंट बहुत सही होना चाहिए आपका। फिर अगर आप प्रोडक्ट पे जा रहे हो तो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर को ना लग्जरी वाला फील दे दो आप, कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑनर खुद खड़ा होकर बोले कि भाई साहब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपकी, ताकि कस्टमर को वो सेटिस्फैक्शन फील हो कि यार ये मैं घर जैसी कंपनी है मेरी लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। बट
इवेंचुअली सब स्टार्टअप्स में और बिजनेसेस में ऐसा होता नहीं। पर ये स्टार्टिंग में ही करते हैं मोस्टली। आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बाद में भी करना चाहिए, स्टार्टिंग में तो करते हैं। फिर वो स्टार्टअप लंबे नहीं चलते ना। ये भी रीज़न हो सकता है। फिर वही बात है, आज के टाइम पे ना कोई भी एक स्टार्टअप कर रहा है ना, तो वो एग्जिट प्लान कर लेता है अपनी, कि मैं इसको इतने एक्स बनाऊंगा, उसके बाद बेच दूंगा। ये माइंडसेट ही आज का है। ये कोई नहीं डिस्कस करता कि भाई हम इसका आईपीओ लेके आएंगे या ये आगे इसको ऐसे ग्रोथ देंगे। एंड में एग्जिट मार लेते हैं फिर। आपने सोचा था ये एग्जिट प्लान आपका था कुछ? देखो, मैं एग्जिट प्लान डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने जब ये वेंचर स्टार्ट किया था तो मैं पहले अपनी गाड़ियों के लिए किया था कि भाई मैं एक छोटा सा स्टोर चलाता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास फ्लीट ऑफ कार्स थी, तो मैंने कहा यही मैनेज करते हैं। बट देखा देखी और लोग आने लगे कि आपकी गाड़ी इतनी चमक क्यों रही है, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो। सो इट वाज फ्रॉम द लोकेलिटी ओनली, जहाँ मेरा ऑफिस था पीतमपुरा में, वहीं पे नीचे हमने। मेरे को लगा यार चलो अपनी गाड़ियाँ मेंटेन हो जाए और एक मैं चलाता रहूँ जस्ट फॉर माई ओन व्हीकल्स, अपनी कार्स के लिए। बट लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या आप इसको वेंचर आउट करोगे, ये करोगे, वो करोगे। फिर उस टाइम हमने स्ट्रैटेजिकली प्लान किया, एक हम यूएस की कंपनी लेके आए। तो यूएस की कंपनी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हमने उसको $2.5 लाख भेजे थे किसी टाइम पे। तो हमें एक कंटेनर एक्सपेक्टेड था, वहाँ से आएगा, उसके अंदर सारा केमिकल्स होंगे, एलाइड प्रोडक्ट्स होंगे, टूल्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे। उसने हमारे साथ चीटिंग करी। अच्छा। उसने प्रोडक्ट कुछ और भेज दिए। $2.5 लाख लेके? हाँ। चलो ये बताओ, सक्सेसफुल होने से पहले और होने के बाद ऐसी क्या चीज़ है या क्या क्या चीज़ें हैं जो सेम है अभी तक, कुछ चीज़ बदली नहीं? सबसे पहले मेरा बिहेवियर। सेकंड, मेरा खाने पीने की, आई एम अ फूडी, तो मेरे को डिफरेंट जगह खाना पसंद है, भले वो छोटे से छोटी जगह क्यों ना हो, भले बड़ी से बड़ी जगह क्यों ना हो। फिर ट्रैवलिंग आज भी मैं करता हूँ, पहले भी कर रहा था। आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 50 कंट्रीज इन माई लाइफ। और इसके अलावा आई एम एन इमोशनल पर्सन, पहले भी था और आज भी हूँ। वो तो होना चाहिए भाई। हाँ। वो तो होना चाहिए। अब और मैं एज अ ब्रदर नहीं चेंज हुआ, मैं एज अ बेटा नहीं चेंज हुआ, मैं एज अ फ्रेंड नहीं चेंज हुआ किसी के साथ, और मैं एज अ बिजनेस पार्टनर चेंज नहीं हुआ किसी के साथ। मैं तो शुरू से लेके अब तक अगर अपनी वो करता हूँ कि जर्नी को समराइज करता हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम चेंजेस लेके आया हूँ। जैसे मेरे को एक्सरसाइज करने का शौक शुरू से है, तो वो आज भी कंटिन्यू है। तो कुछ बीच चेंजेस में रुक जाते हो भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ब्रेक कभी नहीं लिया, कम जरूर कर दिए। भले मैं घर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अगर मैं वो नहीं करता तो फिर ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करता हूँ अपनी। ओके। अब कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू नॉट ईट डिनर, मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छा, तभी आप कॉफ़ी पी रहे हो आज? हाँ, नहीं आज तो कॉफ़ी मैं जगने के लिए पी रहा हूँ। भाई सब जैसे आप बता रहे हो, आप बहुत बड़े फूडी हो, तो सबसे छोटी जगह में आपने क्या खाया है रिसेंटली, और क्या चीज़ खाई है? अभी रिसेंटली मैंने कुरैशी के कबाब खाए थे। ओके। और मैंने अपने व्लॉग में भी डाला था। ओके। मुझे वहाँ के कबाब बहुत पसंद है। ओके। मैं किसी दिन आपको भी लेके चलूँगा। मैं खाता नहीं यार चिकन अरे में। वेज वाले भी खिलाते अच्छा, वेज भी है? हाँ। फिर ठीक है। तो आपको ना ये हैरानगी होगी कि उन्होंने सीख से कबाब निकाले कैसे होंगे अगर इतने सॉफ्ट है तो। ये अच्छा। टूटे क्यों नहीं, या फिर ये मेल्ट मतलब हाथ में क्यों इकट्ठा क्यों नहीं हुआ है। अच्छा। तो इस तरीके के वो कबाब देते हैं, और वो कोई ऐसा नहीं लगेगा बैठ के कि यहाँ पे ऐसा ऑथेंटिक फूड मिल जाएगा। ओके। इसके अलावा इससे पहले मैंने मायापुरी में छोले कुलचे खाए हैं, उसकी रील भी डली हुई है। ओके। तो मतलब मेरे को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इससे पहले मैं कलकत्ता गया था, तो वहाँ पे जो लोकल फूड था वहाँ का, स्ट्रीट फूड था, वो ट्राई किया। और सबसे एक्सपेंसिव जगह में कौन सी, क्या क्या चीज़ खाई है, क्या क्या डिश खाई है, और कहाँ कहाँ खाया है? या मैंने अमाल्फी में खाई थी एक रेस्टोरेंट में। जो सबसे एक्सपेंसिव हो। अब डिश का तो मतलब वो 20 से 1,000 रुपये की एक पर्सन की प्लेट थी। ओके। और
सबसे महंगा मैंने सिंगापुर में खाना खाया, Okay. 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का? हाँ तो क्या था भाई उसमें? मतलब था तो वो लॉबस्टर ही, ओके। और वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे एक्सपेंसिव था, मतलब वो इट वाज अ प्रॉपर मील ऑफ 2 पर्सन, तो वहाँ का बिल आया था इतना। अब एक्सपेंसिव की बात कर रहे हो, फिर मैंने क्रूज पे भी खाया हुआ एक, रॉयल कैरेबियन पे, ओके। तो वहाँ पे भी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और ये सब थे। तो अब एक्सपेंसिव की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब आपको मैं आपकी पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कितना एक्सपेंसिव खाना खाया है एक बार में, तो वो बस वही पूछ रहा वो हूँ। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, लाख रुपए हो गया। लाख रुपए का? ओके। और ट्रैवलिंग की जैसे आप बात कर रहे हो, तो सबसे एक्सपेंसिव जगह पे कहाँ पे गए हो आप? सबसे एक्सपेंसिव जगह पे कहाँ गया हूँ? हम्म। सबसे एक्सपेंसिव जगह मैं लास वेगास गया हूँ। ओके। वो तो हाँ बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं, इससे फिर मोनाको गया हूँ। ओके। उसके अलावा फिर सबसे एक्सपेंसिव जगह मैंने ट्रैवल करी होगी, मतलब यूएस में तो लास वेगास गया था, और इधर मोनाको गया था, फिर मालदीव्स गया था। लास वेगास का कोई किस्सा बता दो यार। लास वेगास का किस्सा बता दूंगा। हाँ। इट वॉज अ ग्रुप टूर, तो किस्से कुछ ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि ग्रुप में आप ट्रैवल करते हो तो ज़्यादा किस्से, पर हाँ एक वहाँ का जो रात का अमेजिंग हेलीकॉप्टर राइड होती है ना, वो जरूर करनी चाहिए आपको। तो वो जो सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं उसे, ओके। तो जो रात का उसका नज़ारा आता है ना, मतलब दैट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। जितनी लाइट्स वहाँ पे जलती है ना, मतलब आपको लगेगा कि भाई मैं ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा होगा। तो वो एक्सपीरियंस करना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप जाओगे लास वेगास तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना। जरूर। बाकी कैसीनोज हैं। मैं वही पूछ रहा था, मैंने कहा कैसीनो खेलते हो? हाँ कैसीनो, देखो एक एक होते हैं ना, जैसे शौक के लिए आप बैठे, आपको 1 घंटा स्पेंड करना है, तो 1 घंटे के लिए आप कितने पैसे खर्च सकते हो, वो वैसा वाला सिस्टम है। कितने पैसे खर्च करें? मैक्सिमम मैंने $10,000 खर्च किए होंगे। मतलब अप्रॉक्स 7-8 लाख 7-8 लाख रुपए 1 घंटा बैठने के? 1 घंटा बैठ। ये शौक है? मेरा शौक है जी। आप 8 लाख रुपए फूकने का शौक है। नहीं, अब अच्छा, इसमें जीतते हैं या हारते हैं, ऐसा कुछ है? मेरे को इस चीज में जानना है, क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं। बोला नहीं ना मैं हारा हूँ। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। ये देखो एकदम टेस्ट हो गए। नहीं मैं थोड़ा बोला, मैं ये इसी पे हारता कि क्योंकि मैं कभी खेला नहीं। $1,000 अप था, मतलब $11,000 लेके आए थे? हाँ। अच्छा, आपने 10,000 का खेला था, 1,000 आप लेके ही 1 आए? घंटे के अंदर जैसे प्लस माइनस ये वो $10,000 का लेके बैठा था मैं। हाँ हाँ तो 1 घंटे के लिए था कि भाई 1 घंटा ही खेलूंगा मैं। हाँ। अब उसमें प्लस भी हो रहा था, माइनस भी हो रहा था। जब मैं उठा तो $11,000 टोटल थे मेरे पास। मतलब छोड़ के नहीं आए हो आप वहाँ कुछ? फिर वही बात, अगेन इट डिपेंड्स कि आप भाई आप बहुत कैलकुलेट करते हो चीज़ों को। सुनो, अगर आप हार भी जाते तो आपका माइंडसेट रेडी था ना कि आपने $10,000 ही हाँ, वो आप सोच के बैठे थे ना वो 1 सोच के घंटे। बैठा था। वो मैंने जितना देखा ना कसिनो में, आप जाओ, आपकी जितना आप लेके जा रहे हो बजट, तो वो आप सिर्फ वहाँ खोने के लिए ही जाओ। क्योंकि मैंने जितना देखा, जितने मेरे दोस्त जाते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि भाई मैं 4 लाख रुपए लेके गया हूँ, तो मैं 4 लाख सोच के गया हूँ कि खर्च होंगे। नहीं, उसमें क्या है, जब आप इतने का खेलते हो ना तो आपको एक एमराल्ड कार्ड मिल जाता है। ओके एमराल्ड कार्ड विल गिव यू एक्सेस टू एनी रेस्टोरेंट, ओके। और आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बट उसके कॉस्ट आपने दे दिया ना वहाँ? बट वो इवेंचुअली $10,000 खर्चने पे थी ना, ओके। कि अगर आप $10,000 के चिप्स लोगे तो वो आपको एमराल्ड कार्ड देते हैं। अच्छा। तो वो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी रेस्टोरेंट में, कुछ भी। मतलब वहाँ पे महंगे से महंगा रेस्टोरेंट में भी आप जाके खाना खाओगे तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लास वेगास की कोई अच्छी बात बता दो। आप वहाँ पे सेम डे शादी करके सेम डे तलाक ले सकते हो। तो अच्छी बात है। अच्छा। आप यू वांट टू गेट रिड ऑफ समबडी, तो आप सेम डे कर सकते हो ना। हाँ, हाँ, पीआर मिल जाएगी वहाँ तो फिर? पीआर के लिए दैट इज अ टेम्परेरी वेडिंग। अच्छा, ये तो वो हो गया हैंगओवर वाली, वो लास वेगास की है ना? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। वहाँ पे टेम्परेरी शादी कराई जाती है, टेम्परेरी आप ब्रेकअप कर सकते हो वहीं पे। हाँ। तो वहाँ पे दैट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ एंजॉयमेंट हो गई। आप यही कह सकते हो कि आपने एक रात की शादी करी और अगले दिन आपने, एंजॉयमेंट हो गई। मतलब लोग इसको एंजॉयमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, फॉरेनर के साथ में शादी कर लो। हाँ,
और अगले दिन तलाक ले लो। नाइस। और कहाँ गए हो, उसकी कहानी बताओ यार। ये कहानी सुनने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, ट्रैवलिंग की कहानी, क्योंकि मैं भी ट्रैवलिंग का शौक रखता हूँ और मेरे को ना बड़ी अच्छी लगती है सारी चीज़ें जब कोई बताता है ना, अच्छा इसकी ये कहानी अच्छी है। पेरिस गए हो? पेरिस पेरिस गया हूँ मैं। पेरिस की बुरी चीज़ बताओ। वहाँ के होटल्स, वहाँ पे पोर्टर नहीं मिलते, अच्छा, मतलब आपको बेल बॉय नहीं मिलेगा, और सेल्फ सर्विस है सेल्फ सर्व इतने पुराने बने हुए हैं कि लिफ्ट भी नहीं है कहीं, और बहुत महंगी है। और बहुत महंगे हैं। मतलब एवरेज अगर आप लूवर के आसपास रुक रहे हो तो एक दिन का आपको स्टे, मतलब पीक अगर सीजन में जाते हो तो 50,000 से लेकर 75,000 रुपये का एक डिसेंट होटल मिलता है। डिसेंट होटल का रूम? हाँ, रूम मिलता है, और वो भी आपको कोई पोर्टर सर्विस नहीं मिलेगी वहाँ पे, सामान खुद लेके आना है, ओके। और दूसरी तीसरी फ्लोर पे मिल सकता है, और वहाँ पे आप लिफ्ट और भी नहीं है? सीढ़ियाँ भी इतनी छोटी छोटी सी होती लिफ्ट नहीं है? है, लिफ्ट नहीं है। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं गया था। ओके। अब क्या पता क्या, वैसे वहाँ पे अलाउड नहीं है कंस्ट्रक्शन आसपास करनी, आप नहीं चेंज कर सकते। फिर आप वेनिस जाओ तो और बुरे हालात हैं। वेनिस जाओगे तो और बुरे हालात लगते हैं आपको। ओके। एंड फिर वेनिस के पास ही एक जगह है, वहाँ से जैसे वेनिस में तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आपको बाय वॉक ही चलना पड़ता है। और वहीं से 12 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जो कि मुश्किल से 12-14 किलोमीटर का होगा, वहाँ पे आपको सारा ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। फिर अगर आपको ब्यूटीफुल जगह देखने का शौक है तो आप जाओ अमाल्फी, अमाल्फी कोस्ट सर्च करके देखो, आपको नज़ारे नज़र आएंगे। देखना आप, मैं बाद में देखूंगा। हाँ। फिर आप मालदीव्स जाओ, मालदीव्स के अंदर बहुत बढ़िया। एम्स्टर्डम गए हो? एम्स्टर्डम में गया हूँ। तो एम्स्टर्डम में मैंने सुना है बहुत सारे, मतलब एम्स्टर्डम का चलो कोई किस्सा सुना दो, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप कोई किस्सा सुना दो। एम्स्टर्डम का कोई किस्सा तो है नहीं भाई वहाँ मैंने सुना है वहाँ पे, हाँ इट्स अ पार्टी प्लेस, वहाँ पे क्या जॉइंट वॉइंट की स्मेल आती रहती है, ऐसा मैंने कहीं सुना अभी रिसेंटली अपन ने पॉडकास्ट में कैचअप किया था। कॉमन तो थाईलैंड में भी है। ओके। थाईलैंड में भी वीड अलाउड कर दिए तो हर जगह पे आपको डू यू स्मोक? नहीं, आई डोंट स्मोक। ओके। ड्रिंक? ड्रिंक ओकेजनली। ओकेजनली। और आई एम अ जिन पर्सन, क्योंकि सबसे कम हाँ कैलोरीज देखा है भाई। होती हैं। अच्छा सब फिटनेस ऑन से इसमें भी? हाँ, जिन में सबसे कम नहीं, कैलोरीज मुझे नहीं पता यार। फिर वोडका में होती है, सबसे ज़्यादा कैलोरीज आपको बियर में मिलेगी। अच्छा। मतलब फैट परसेंटेज में। कॉफी पियो गाइस। चलो थोड़ी देर का ना भाई, एक बार मनाली होके आते हैं। मनाली में जो हमने शूट किया है, मनाली में पहुंचते हैं और मनाली में बैठ के देखो जो हमने वहाँ पे बातें की हैं, थोड़ा सा वहाँ जानो। इतने थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पे। पहली चीज़ तो भाई मनाली में स्वागत है। पहले तो हनी भाई को ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया। ये एक इनिशिएटिव है जिससे बहुत सारे लोगों को लोग हमारे जैसे लोगों के बारे में पता चलता है कि एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, हम इस लाइफ की इस पर्टिकुलर स्टेज पे कैसे पहुँचे, और काइंड ऑफ इंस्पिरेशन हो जाती है। भाई एक चीज़ बताओ मेरे को, ऐसा कोई लाइफ का डिसीजन बताओ जिसे आपने लेके मतलब ऐसा फील किया हो कि यार ये तो गलत कर दिया। मैंने ना एक कंपनी थी CHT होल्डिंग, ओके। ये डोमिनिकन रिपब्लिक में थी। तो हम इसमें ना 3 पार्टनर। ओके। तो एक पार्टनर तो वहीं का था, मतलब नेटिव, मतलब वहीं पैदा हुआ था, बट वो रह US में रहा था। और दूसरा पार्टनर भी पैदा होके मूव होके US चला गया था। तो हम तीनों ना टेलीकॉम में आपस में जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे ना आज भी इंटरनेट डोमिनिकन रिपब्लिक में 2 Mbps पे चल रहा था। मतलब जब हमने इनिशिएटिव लिया, वहाँ पे 2-3 कंपनीज थी, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लेयर था वहाँ का था केबल एंड वायरलेस। तो हमने डिसाइड किया कि हम ना सबमरीन केबल डालेंगे। तो
सबमरीन केबल हम स्पेन से, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है टेलीफोनिका, उनसे हमने लीज लाइन ली और वो समुद्र के नीचे बिछा के वहाँ पे आइलैंड पे डाली। आइलैंड का नाम है पुंता काना, वो उसको कहते हैं हेवन ऑफ बीचेस। तो अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब लगा कि ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है जिससे पूरी कंट्री को ग्रोथ मिलेगी। और हमारा भी मतलब इसमें सोशल कॉज जुड़ने का ये था कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, बेटर हो जाएगा यार, इंटरनेट आएगा तो। आज 2 Mbps की स्पीड पे शायद फोटो भी अपलोड नहीं होगी। अब तो कुछ नहीं, अभी तो इतना ज़्यादा हो चुका है ना, 5G की आदत ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे को 54 एकड़ लैंड एलोकेट करी एक सर्टन प्राइस पे, वो मैं ऑफ द कैमरा बता दूंगा क्योंकि हमारे को सब्सिडाइज रेट पे पड़ी। और उस 54 एकड़ लैंड में हमने एक IT पार्क और बाकी अगले 10 साल के लिए गवर्नमेंट और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, मतलब इंस्टीट्यूशन के लिए कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, इनको 10 साल फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। और जो हम IT पार्क वहाँ पे खोल रहे थे, वहाँ पे बेसिकली हम उनको IoT और जो एडवांस इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें थी ना, वो वहाँ पे हम हाउस करने वाले थे कि भाई यहाँ आके एक ये लर्निंग प्लेटफॉर्म भी मिलेगा आपको और पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट भी करेंगे और आपका इंटरनेट भी। तो हमने 5 किलोमीटर पहले ही एक कोलोकेशन, मतलब मैंने क्या करा, ब्रांचिंग कर दी कि मेरे को और किसी कंट्री को सप्लाई करना है, तो हमने 5 किलोमीटर पहले ही ब्रांचिंग कर दी। इसमें हमारा जो हार्डवेयर पार्टनर था ना, वो था हुआवे। सारे लोग जानते होंगे हुआवे को। तो बट ये डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ना, वो पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका है। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी है कि आप मेरे हिसाब से एक 3 बड़ी टाउनशिप खरीद सकते हो। गुड़गांव की 3 बड़ी टाउनशिप आप खरीद सकते हो। तो हम तीनों पार्टनर ने अपना अपना शेयर डाला। फिर हम हुआवे को एज अ पार्टनर लेके आए उसमें, जिसमें हमने स्वेट इक्विटी दी। स्वेट इक्विटी का मतलब कि वो एक्टिव पार्टनर नहीं होगा, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर मालिक होगा, लेकिन वो कुछ डेलीगेट नहीं कर सकता कि मेरे को ही विल नॉट पार्टिसिपेट इनटू मैनेजमेंट डिसीजन। बट वो 5% की हमने उसको इक्विटी दी। कंडीशन ये थी कि जितना भी हार्डवेयर लगेगा वो उनका होगा। आगे चल के अगर जो हमारे को टेलीकॉम का लाइसेंस मिला था, अगर हम उस पर सिम कार्ड लॉन्च करते हैं या मोबाइल सर्विसेज लॉन्च करते हैं तो सारे फ़ोन उसके साथ ही मैप करके दिए जाएंगे। जैसे बंडल करके देते हैं ना, US में बड़ा कॉमन सा वो है। और लोगों के घर में जितने भी राउटर लगेंगे, सब कुछ लगेगा, वो सब उन्हीं का होना चाहिए। अब ये 3000 किलोमीटर का स्ट्रेच है स्पेन से लेके डोमिनिकन रिपब्लिक तक। तो हर 500 किलोमीटर बाद एक हार्डवेयर लगता है, उसको हम कहते हैं रिपीटर। हर कोई जानता होगा, सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। जब ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, ना मेरे घर वालों को पता कि मैं ये इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ अपनी लाइफ का, ना मेरे ऑफिस में किसी को पता है। और बट मैं आपको जैसे 10-12 साल से जानता हूँ, तो हमने आपस में मिलके एक डिसीजन ले लिया। तो मेरी जिंदगी भर की तब तक की जो कमाई थी मैंने इस प्रोजेक्ट में डाल दी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन आई थी $650 मिलियन। मतलब अब इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो था हमने KPMG से वेट करवाया था प्रोजेक्ट। KPMG एक कंसल्टिंग कंपनी है, वो ऑडिट करके आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देती है। हमने उसके लिए $4 लाख भी दिए, क्योंकि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये करना पड़ता है। तो ये लोगों के लिए भी वो होगा कि अगर आपके पास पैसा है, आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो और उसका रिस्क एनालाइज करने के लिए आप कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमारे को भी एनरोल किया जाता है। वो गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मैं एज अ कंसल्टेंट भी काम करता हूँ। अच्छा। तो मेरी एक अलग सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से भी आती है। तो अब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, केबल बिछा दी, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट ऑन हो गया कि हमने हर महीने के आपको X अमाउंट देना है इंटरनेट के लिए, और उनका मीटर चालू हो गया। हुआवे पे लग गया बैन। आपको पता चला ही होगा, पीछे US में पूरे ऑल ओवर ऑलमोस्ट हर कंट्री ने बैन लगाना शुरू कर दिया। इसका एक मेजर पार्ट जो प्रोजेक्ट का था वो चाइना बैंक फंड कर रहा था, क्योंकि हुआवे चाइना बैंक से,
देखो अगेन इट वाज अ सोशल कॉज कि हम पूरी कंट्री को अपलिफ्ट कर रहे थे एक 2 Mbps की स्पीड से कुछ TBPS की स्पीड पे, नॉट GBPS, TBPS। हमने 8 TB मतलब 8T का फाइबर डाला था। ओके तो जो IT इंडस्ट्री से होंगे उनको पता चल जाएगा। बट इवेंचुअली मेरी नॉलेज भी लिमिटेड है, हम भी आगे इंजीनियर्स हायर करते हैं जिनको इस चीज़ की और बेटर नॉलेज होती है। हम तो एज अ ऑपरेशंस वाले हैं कि भाई मैं एक तरीके से सेल्स और मार्केटिंग वाले नेगोशिएट करके हम डील कर सकते हैं। अब जो वहाँ का नेटवर्क प्रोवाइडर था उसने एक हमारे साथ LOI दे दिया कि आप जिस दिन मेरे को इंटरनेट दोगे मेरे से $15 मिलियन ले लेना। एक और कंट्री ने सोवरेन गारंटी दे दी $50 मिलियन की कि जिस दिन आप इंटरनेट मेरे को प्रोवाइड करोगे पूरी कंट्री को तो आप मेरे से $50 मिलियन का साइन अप। अब आपका होराइजन बढ़ता जाता है ना कि प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया और पहले से अपॉर्चुनिटी टेबल पे आ गई। अब जब वो बैन लगा ना, अब वो पार्टनर था, मैंने आपको बोला स्वेट इक्विटी थी, तो MOU का पार्ट था उसका, एक हमारा एग्जीक्यूट हुआ। कंपनी के अंदर भी हमने शेयर लिस्टिंग कर दी उसकी, मतलब 5% शेयर देके लिस्टिंग करा दी उसकी। तो कोई तीसरा बंदा आया नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, हुआवे बैन हो गया, कंडीशन वही थी। अब चौथे बंदे को जब भी अप्रोच किया कोई आया नहीं। 3 साल लगातार हमने तीनों पार्टनर ने मिलके टेलीफोनिका को पैसे दिए और कुछ साल पहले ही हमने कंपनी स्ट्राइक ऑफ करी। मतलब हनी भाई मैं अपने आप को तब भी ब्रोक फील कर रहा था जब मेरे अकाउंट में या मेरे पूरे पोर्टफोलियो में इतने पैसे थे कि मैं 2 टाउनशिप खरीद सकता था। तो हर किसी का ना भाई वो एक रिस्क एपेटाइट होता है और बिना रिस्क के ना आप आगे भी नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो भाई लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा, आपको ऑफ द ट्रैक जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैक पे जो लाइन लगी है ना बहुत लंबी है। अगर आप किसी ट्रैफिक में फंसे हो तो फंसे ही हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा 4x4 मोड लगाना पड़ेगा। और बट लाइफ में ना हार नहीं माननी। देखो ये ना शायद इतना बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैं कैरी कर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ भाई इतने करोड़ों रुपए का एक्सपीरियंस है जो मेरे पास है, तो मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रहा। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थी, हम सब बनों ने मतलब सब लोगों ने मिलके एक पूरी कंट्री को कुछ बेटरमेंट के लिए प्रोजेक्ट उठाया बट नहीं हो पाया। नॉट आवर मिस्टेक। हमने लॉस हुआ कितना? मैं 0 पे आ गया। और कितने लगाए थे कुछ लमसम अगर बताना चाहो तो? ऑलमोस्ट मान के चलो कि मैं मतलब USD में बात करता हूँ, अराउंड $22 मिलियन थे। मतलब जो कमाई करी थी ना मैंने पूरी लाइफ की सब घुस गई। फिर लाइफ में लर्निंग यहीं ख़त्म नहीं होती, बहुत सारे मेरे लाइफ के ऐसे चैप्टर हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। कोई एक छोटा सा किस्सा हो जाए भाई जो आपने लाइफ से सीखा हो, छोटा सा किस्सा। कि आप अपने दोस्तों पे सबसे कम ट्रस्ट करके चलो क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके वीकनेस भी जानते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी जानते हैं और वो आपको कब स्टॉप कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं एक अपनी लाइफ चेंजिंग इवेंट या किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। 2013 दिसंबर 22 तारीख दिसंबर की मेरी किडनैपिंग हुई थी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एब्डक्शन ड्रामा सौरभ आहूजा। मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा बट मेरे बचपन के दोस्त इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने फर्दर आगे किसी प्रोफेशनल गैंग को हायर किया था किडनैपिंग के लिए और पूरी जो स्टोरी है ना वो आपको क्राइम पेट्रोल पे भी मिल जाएगी। अच्छा। तब मैं सोशली एक्सपोज था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। शायद 2013 में बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इंस्टाग्राम इस तरीके से बढ़ेगा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने से बढ़ेंगे। तो तब मेरे 22,000 फॉलोअर थे तो फेसबुक पे। तो फिर मैंने पूरी अपनी सोशल लाइफ कट कर दी और आज भी मैं अपनी सोशल लाइफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करता हूँ। ये उसका एक रीज़न है
जो और वो केस ऑलमोस्ट 4 साल चला। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि उनके घर वाले ना मेरे घर के आके नीचे ही बैठ जाते थे, और 3 साल मैंने कोर्ट के इतने चक्कर काटे ना, तो ये बहुत डिसहार्टनिंग था कि जिसके साथ आपने लाइफ में बेंच शेयर किया है, टिफ़िन शेयर किया है, वही आपकी किडनैपिंग में। और हालांकि मैंने उसको अपने यहाँ पे जॉब दी थी, वो ड्रग एडिक्ट हो गया था। उसकी फैमिली ने मेरे को अप्रोच किया, मैं नाम नहीं लूँगा उसका क्योंकि ये हो सकता है वो भी देखे। नहीं, ठीक है। तो मैंने पूरा ट्रस्ट किया। उसके फादर साहब ने बोला कि आपके साथ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तो अब उनको ये लगता था कि कंपनी में इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हम भी ना समुंदर से 2 बाल्टी। भाई अगर मेरे करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी है ना, तो करोड़ों रुपए के खर्चे भी हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ घर लेके जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ ना एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं। मार्जिन उतना ही रहता है जितने में हम अपना लाइफस्टाइल सिर्फ मेंटेन कर पाते हैं, दैट्स इट। और लाइफ में मैं आज भी ब्रोक फील करता हूँ, क्योंकि मेरे को दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद ये किस्सा लाइफ का। भाई फिर ट्रस्ट भी तो नहीं होता ना। ट्रस्ट कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होता। ट्रस्ट होगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपने 2 दिन पहले के व्लॉग में ही मैंने जस्ट बोली है कि तुम्हारा ट्रस्ट वही एक बंदा ब्रोक करेगा जो बंदा तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, और वो सिर्फ और सिर्फ या तो तुम्हारा रिलेशन में कोई होगा या तुम्हारा फ्रेंड होगा। नहीं, लोग ना आज के टाइम पे ना हनी भाई वो हो गए हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब बिना बात करे, बिना सोचे समझे ना, जैसे 4 बंदों से बात करी हाँ, मेरे बारे में ही, 4 बंदों के नेगेटिव डिसीजन आ गए। हालांकि आप मुझे बहुत टाइम से जानते हो, उनसे बेटर जानते हो, लेकिन उन 4 बंदों से इन्फ्लुएंस हो गए। मेरे बारे में आपने एक नेगेटिव थॉट बना लिया, फिर आपके मेरे बीच में ना एक कोल्ड वॉर चल रही है जो मुझे नहीं पता। आपके मेरे बीच में कोल्ड वॉर चल रही है जो मुझे नहीं पता, और उस कोल्ड वॉर का ना आपके पास कोई जस्टिफिकेशन या कुछ नहीं है, यू नो। और देखो यार, अगेन पैसा कभी भी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं रहा है, यू नो। मैं आज भी 10 रुपए वाली चाय में उतना खुश हूँ, चाहे मैं 10 करोड़ रुपए वाली चाय पीने का भी आज औकात रखता हूँ, लेकिन मैं 10 रुपए वाली चाय में खुश हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा फील होता है। तो लोगों को लगता होगा कि भाई सिंपल रहना ना कोई गुनाह नहीं है आपकी जेब में। और मैंने ऐसा बुरा वक्त भी देखा भाई कि जिस घर में आप सबके घर में मंदिर होता है, यू नो, हर मंदिर में आप सुबह उठ के मत्था टेकते हो, 10-20 रुपए चढ़ाते हो, ठीक है। और ऐसा बुरा वक्त भी देखा है कि मैं उसी मंदिर से जो जोड़ा हुआ था उसी से अपना गुजारा किया। तो मैंने अपनी जर्नी भाई 2000 से स्टार्ट करी थी, 2000 रुपये से, जिसमें मेरे को फैमिली सपोर्ट इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मेरी फैमिली एक सर्विस क्लास फैमिली थी, तो उनको ना हर एक चीज़ की सिक्योरिटी सिर्फ जॉब में नज़र आती थी। तो मेरे फादर साहब की तबीयत ऑलमोस्ट 5 साल ख़राब रही है। पहले फैमिली हिस्ट्री तो डायबिटिक थी, उनका बाईपास हुआ, बाईपास से रिकवर किया, किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, किडनी से रिकवर किया, उनकी ना टांग पे एक ज़ख्म हुआ, और उसके बाद वो गैंग्रीन में बदल गया। इतना पार्ट टांग का ना निकाल ही दिया गया था, मतलब यहाँ से ना पिंडली जो कहते हैं। सेम पापा की सेम सिचुएशन मेरे पापा की थी। he was, my father was a smoker as well. मुझे आज भी बहुत दुख होता है, यू नो। और मैं 5 साल बहुत हॉस्पिटल के चक्कर काटे। मेरी माँ ने ना जो सेवा करी है ना मेरे फादर साहब की, शायद कोई कर सकता है, यू नो। और आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई स्टिल रिमेंबर द लास्ट हग जो मैंने उनको किया था। मैंने पहली गाड़ी ली थी अपने, मतलब नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैंने फिएट पुंटो ली थी। और सिचुएशन हनी भाई ऐसी हो गई थी कि प्लास्टिक वाली चेयर होती ना, उसी पे बिठा के हम सीढ़ियों से नीचे उतार रहे हैं, और मेरे फादर साहब कह रहे हैं कि मुझे बचा लो। और बिकॉज अंदर से ना वो एक फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और आप उस टाइम सिर्फ 20 साल के हो, आपका भाई आपसे 10 साल छोटा है, सिस्टर आपसे 5 साल छोटी है, देन मदर इज़ देयर, देन ग्रैंडफादर, देन ग्रैंड मदर, मतलब दादा दादी भी। और
आपकी लाइफ में एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो मिस हो जाता है। एग्जैक्टली भाई। तो उसके बाद ना आप अपनी एजुकेशन कर पाते हो क्योंकि आपको हाँ आपको घर चलाना है, आपको मेन स्ट्रीम से हटके अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है, आपको अपने फादर के शूज़ के अंदर फिट आना है ताकि आप सारी चीज़ें मैनेज कर सको। और आपको आपकी मदर को सपोर्ट करना है, छोटे भाई को सपोर्ट करना है, सिस्टर को सपोर्ट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज वी आर इंडियन। और अभी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लायक भी नहीं हो। हाँ, तो मतलब मैं मेंटली बिल्कुल ठीक है, मैं ना रो ही नहीं पाया। Exactly ऑनेस्टली बताऊं, मैं आंसू ही नहीं निकल पाए क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को संभालना था उस टाइम। मैंने हनी भाई पूरी कोशिश करी। उस टाइम मैं सेल्फ सस्टेन हो गया था, मतलब मैं इतने पैसे कमाने लग गया था कि मैं अपना घर चला सकता था। मैं 17 साल की एज में अपने घर से बाहर निकल गया था। मेरे घर वालों ने टेक्निकली बोल दिया कि भाई तूने बिजनेस करना है तो तू बाहर अपना कुछ देख ले। तो बाकी जर्नी जो पूरी है, मतलब क्या किया कैसे किया, वो तो मैं आपको प्रॉमिस जैसे किया 100K पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपको आज लाइफ के किस्से अपने मुझे वो बताओ कि आपने कौन कौन से बिजनेसेस किए हुए हैं, ताकि हम उससे फिर एक एग्जामिन करें आपसे, और अगर पॉडकास्ट अच्छा चला तो मैं वापस से बुलाऊंगा भाई को और पूरे अच्छे से डिटेल में। मुझे पता है आप व्लॉग में भी 20-25 मिनट की वीडियो बना सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आपको पूरा अच्छे से निचोड़ के बताएं, लोगों को सिखाएं चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो बिजनेसेस क्या क्या हैं आपके? बिजनेसेस मेरे पहले तो मेरी एक टेलीकॉम बिलिंग सॉल्यूशन की कंपनी चलती है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी आइटमाइज बिलिंग आती है ना, पीछे कॉल डिटेल रिपोर्ट, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर से बनती है। फिर आपके रियलिटी टीवी शोज आते हैं, इंडियन आइडल, केबीसी, इसकी जो वोटिंग लाइंस होती हैं, तो हम 240 कंट्रीज के अंदर वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसको कहते हैं वैस वैल्यू एडेड सर्विसेज। बहुत सारी कंपनी इसके थ्रू सर्विसेज भी देती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी सर्विस कि आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है या आपको अपने तारे सितारे के बारे में जानना है, तो वो एक नंबर पे कॉल करते हैं और उनको एक फ़ीस पे करते हैं और उसके बाद उनको 15 मिनट 1 घंटा एस्ट्रोलॉजर से बात करने का मौका मिलता है। सेम गोज़ फॉर लीगल सर्विसेज ऑन द कॉल, तो उसमें लॉयर की सर्विसेज आपको ओवर द फोन मिल जाती है। बट जैसे मान लो यूएस के अंदर आज किसी आप लॉयर के पास जाते हो तो $250 से लेके $400 पर आवर लेते हैं, तो वही आपको सर्विसेज हाफ द प्राइस से भी कम में ओवर द कॉल मिल जाती है। बट दैट इज ओनली अ सजेशन। उसके बाद वो आपको ड्राफ्टिंग जो करानी है उसके पैसे वो आपसे अलग लेते हैं। लेकिन अगर आप 1-to-1 मीटिंग करने से अवॉइड करना चाहते हो, बेसिक कंसल्ट करना चाहते हो, तो उन पे लोग कॉल करके वो लेते हैं। बट उसके लिए ना पहले उनकी वेबसाइट पे जाके उनको पहले से पैकेज लेना पड़ता है कि इतने मिनट का पैकेज है, और वो इस तरीके से। तो ऐसा 240 कंट्रीज़ के ना अलग अलग सर्विसेज चलती है। देन मेरी एक कंपनी है गेट योर वेन्यू, जिसके अंदर हम बेसिकली इवेंट्स का काम करते हैं। तो वी हैव 8+ लोकेशंस, देन 50+ 5-star टाइप्स, देन मोर देन 100 डेस्टिनेशंस जिसके ऊपर आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स करा सकते हो। 8 जो प्रॉपर्टी है वो हमारी अपनी है, तो अराउंड हम साल की 400 शादियां कराते हैं। तो अपने में बाकी तो साइड है। मतलब एक वेन्यू को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे काफ़ी बड़ा वेन्यू है तो किसी ने बैंक्वेट बुक कर लिया, किसी ने ग्राउंड बुक कर लिया, तो ऐसे 3-4 ग्राउंड एक ही जगह निकल आते हैं। तो ऐसे अलग अलग करके, बिकॉज शादी के टाइम पे क्या होता है, एक तो वो साया भारी हो जाता है, तो साया जब भारी हो जाता है तो एक ही साइट को आपको मल्टीपल उसमें डिवाइड करना पड़ जाता है। तो दैट इज़ मैनेज बाय माई पार्टनर, क्योंकि मैं एक्टिव तो रह नहीं सकता। और वो भी कंपनी जो ना गलती से स्टार्ट हुई थी, मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, तो मैं पहली घर की शादी थी, तो मैं अच्छे से करना चाहता था। तो इन वेडिंग प्लानर्स को बुलाया, तो उनमें से वो भी आए थे जो आज मेरे पार्टनर है। उनके साथ एक लड़का था अभिषेक करके, मैं नाम उसका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस भाई ने 6 लाख रुपए आज भी देने वापस नहीं दिए उसने, इसलिए नाम ले रहा हूँ उसका। अगर अभिषेक भाई सुन रहे हो, मेरी शक्ल देख के अगर आप याद आ रहे हो, मेरे को अगर नाम याद है, तो 6 लाख रुपए वापस दे जाना हर्ष भाई को। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे हार्ड अर्न पैसे थे
जिस दिन आप मुझे मिल जाओगे मैं पैसे ले लूँगा आपसे वापस, गारंटेड बात है। देन मेरी एक एडटेक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर हम IELTS PT के एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं। ओके। देन इसके अलावा एक हमारे पास मेकर लैब है, जिसके अंदर हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग की सर्विसेज देते हैं। और डिटेलिंग डेविल्स सबको पता है। मोस्ट फेमस। हाँ, देन एक ऑनलाइन ब्रांड है कोटिंग डैडी, जिसमें हम कार केयर प्रोडक्ट्स देते हैं। ओके। देन और बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस हैं और चल रहे हैं, मतलब बहुत मेहनत से वो क्रिएट करें, आज सेल्फ सस्टेन मॉडल पे चल रहे हैं। तो पर ऊपर वाले का हम डेली बेसिस पे मैं थैंक यू बोलता हूँ कि इस लायक बनाया, इस जगह पे लेके आया, और लाइफ में बहुत सारे मौके मिले दोबारा खड़ा होने के लिए। एग्जैक्टली भाई। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो एक बारी फेल होने के बाद गिव अप कर देते हैं, भाई वो फेलियर नहीं है, दैट्स अ लर्निंग। और कई लोग लर्निंग की कॉस्ट दे के ही सीखते हैं। और बाकी डोंट ओवर थिंक लाइफ में ना, जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना, आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, न्यूरॉन्स जो है, वो आपको नेगेटिव साइड ही लेके जाएंगे। ये साइंस की स्टडी है, पढ़ लेना। तो जितना पॉजिटिव सोचोगे ना आप, उतना ही बड़े पॉजिटिव मतलब ऑरा को कैरी करोगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी से मिलके उसको लाइफ टाइम याद रखते हो या उसको उसी पल के लिए याद रखते हो जिस टाइम आप मिले। आई फील ब्रोक इवन जब मेरी जेब में इतने पैसे थे कि मैं टाउनशिप खरीद सकता था। एक जी वैगन खरीदने में आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए चाहिए? तो आपके बैंक अकाउंट में स्पेयर हर महीने के 4 लाख रुपए होने चाहिए। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो करोड़ोंपति थे, बच्चों ने नहीं रखा, और ऊपर से कोई बंदा ऐसे बोले कि जी मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मेरी जीभ अंदर गिर गई है, और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस बंदे पे। क्या मेरे गाड़ी के बारे में आपने इतना बोल दिया? मैं तो ये कोई अच्छी बात बोली आपने? उसमें हल्दी रोज की लगी हुई है, देखो। हाँ तो परमानेंट भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप।